वो साल था 1939 का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। हमारा देश अभी भी अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त था। ना चाहते हुए भी देश के नौजवानों को जंग में हिस्सा लेना पड़ा। केरल राज्य के एक छोटे से गांव रामेश्वरम से एक ट्रेन गुजरती थी जो स्टेशन पे कभी ना रुकती। गुजरती ट्रेन में से न्यूज़पेपर की गड्ढियां जमीन पे नीचे फेंकी जाती। फिर एक छोटा सा 8 साल का लड़का वहां आता और सारे न्यूज़पेपर इकट्ठा करता और घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटता था। ये उसका रोज का काम था। पूरे दिन पैसे कमाने के लिए अलग अलग काम करता था। कभी इमली के दानों को एक आने पे बेचना, कभी कांदा तो कभी तेल। घर की हालत खराब थी, इसलिए कैसे भी करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। तब कौन जानता था कि एक छोटे से गांव का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल का लड़का एक दिन आजाद भारत का 11वां राष्ट्रपति बनने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस प्रेसिडेंट की जिसने हम सब के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने लगभग हर एक राजनेता के बारे में बुरी बुरी बातें सुनी है और उनके हेट करने वाले भी काफी लोग देखे हैं, लेकिन शायद ही भारत में कोई ऐसा होगा जिसने इनमें कोई कमी निकाली होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ विंग्स ऑफ फायर, इस किताब के बारे में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पे लिखी है। इस बुक समरी में मैं उनके जीवन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कलाम सर का जन्म केरला के रामेश्वरम इस छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता अनुवालाद्दीन और माँ आशियामा, इनके 3 बच्चे थे। कलाम उसमें सबसे छोटे थे। रामेश्वरम का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर उनके घर के पास में ही था। उस मंदिर के पंडित पाक्षी लक्ष्मणा और कलाम के पिता अनुवालाद्दीन दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों से बचपन में कलाम ने बहुत कुछ सीखा था। बचपन से उनको एक बात मन में साफ हो गई थी कि वो हिंदू मुस्लिम से परे एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। उनके पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी का तजुर्बा काफी गहरा था। उनकी बात छोटे कलाम को जिंदगी के अंत तक याद दिलाती थी कि जब मुश्किलें आए तो हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों को देखकर कलाम बचपन में ही एक बात समझ चुके थे कि जिंदगी सबके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो उन्हें मिला है वो बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, इसलिए जो मिला है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो। अपने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई के लिए कलाम सर स्वाज हाई स्कूल मतलब दूसरे शहर में चले गए। वहाँ उनके पहले गुरु मिले, उत्साद अय्यर और सोलोमन सर। उनसे कलाम सर ने अपने जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। जिंदगी में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो 3 चीज़ों का साथ कभी मत छोड़ो, ख्वाहिशें, यकीन और उम्मीद। डिज़ायर, बिलीव एंड होप। ये 3 लेसन कलाम सर को उनके आगे की ज़िंदगी में रास्ता दिखाने वाले थे। कलाम सर का बचपन से ही डिज़ायर था कि वो पंछियों की तरह हवा में उड़ सके। आसमान में ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी उन्हें अपनी तरफ बुलाते थे। उन्हें आसमान से प्यार हो गया था। अय्यर सर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो भी चाहे तो आसमान में उड़ सकते हैं। एक दिन मैं भी आसमान में उड़कर दिखा दूंगा। इस होप के साथ इस बच्चे का सफ़र शुरू होता है। स्वाज हाई स्कूल में बीएससी इन फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई कि फिजिक्स ये सब्जेक्ट उनके ज़्यादा काम का नहीं था जो उनके सपने पूरे कर सके। उन्हें अगर प्लेन उड़ाना है तो उन्हें पहले इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत थी। उनका इरादा पक्का था। उन्हें पता था कि अभी नहीं करूँगा तो शायद पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को कोसता रहूँगा। लेकिन समस्या थी पैसे की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लगने वाली थी। तब कलाम सर के बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन और चेन बेच दी उनके लिए, जो उन्होंने अपनी शादी के लिए बनाई थी। कलाम सर का दिल भर आया। कलाम सर लिखते हैं कि ऐसी बहन खुदा सबको दे। उनकी वजह से ही कलाम सर आगे पढ़ सके। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बहन के सेक्रीफाइस को कभी वेस्ट नहीं जाने देंगे। आगे उनका एडमिशन MIT मद्रास में हुआ। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हुए वो अपने काफ़ी समय किताबों के साथ गुजारते। कॉलेज के कैंपस में 2 पुराने रिटायर्ड हुए एयरक्राफ्ट थे। कलाम सर अपने खाली समय में उनके पास जाते और उन्हें घंटों तक निहारते रहते हैं, मानो कि वो अपने सपनों के लिए विजुअलाइज कर रहे हो कि एक दिन मैं भी एक ऐसे ही प्लेन से उड़ूंगा। इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने अपने कॉलेज में ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया। उसमें उन्होंने लेट्स मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट ये ऐसे लिखकर कंपटीशन को और कॉलेज के डीन का भी दिल जीत लिया था। उन्होंने कलाम सर को इंजीनियरिंग के बाद HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज ए ट्रेनी करके भेज दिया। वहाँ से ग्रेजुएट होकर जब कलाम सर वापस आए तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट की जॉब थी, और दूसरा ऑप्शन था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की जॉब थी। कलाम सर ने दोनों जगह पे इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया।
वो चाहते थे कि लाइफ में एक शानदार पायलट बन सके, इसलिए उनकी इंडियन एयरफोर्स से काफ़ी उम्मीद थी। इंटरव्यू के लिए 25 कैंडिडेट आए हुए थे, उनमें से 8 लोग उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। कलाम सर 90 नंबर पे थे। शायद उनकी हाइट एक बड़ा रीज़न थी उनके रिजेक्शन के पीछे, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका सपना उनसे कुछ समय के लिए दूर चला गया। उन्हें अपने पिता की एक बात याद आ गई, अपने मन का हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने मन का ना हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी होती है। किसने सोचा था जो इंसान इंडियन एयरफोर्स के जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया था, वो एक दिन पूरे इंडिया के सर का ताज बनेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में उनका जॉब लग गया। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। ये वही इंसान है जिसे फादर ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज हम जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये सब इनकी ही दिमाग की उपज है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सर ने जो साइंस का पौधा लगाया था, उसे एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम उनके मृत्यु के बाद कलाम सर ने किया। कलाम सर डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपने इंस्पिरेशन मानते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने कलाम सर को वो बनाया जो वो आज है। डिफेंस में आने के बाद कलाम सर को पहला काम मिला हावर्ड टाइप एयरक्राफ्ट बनाने का, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था। नंदी का मतलब शिव की सवारी। काम काफ़ी मुश्किल था, फिर भी कलाम सर और उनकी टीम ने समय से पहले उनका काम पूरा किया। लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट कुछ समय के पॉलिटिकल इशू के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। सब फिर निराश हुए, लेकिन इस बार उनकी मेहनत बेकार नहीं हुई। वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की नज़र में आ चुके थे। डॉक्टर साराभाई ने कलाम सर पे अपना विश्वास दिखाया और उनसे अपने ड्रीम को भी शेयर किया। डॉक्टर साराभाई का सपना था कि वो हमारे देश के लिए अपने दम पे इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV बना सके। यही सपना अब दिल में लेकर उन्होंने थुम्बा में एक रॉकेट स्टेशन बनाया और कलाम सर को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए नासा भेज दिया गया। लेसन नंबर 2, स्ट्रगल, लर्न एंड ग्रो। नासा से आने के बाद कलाम सर SLV बनाने के प्रोसेस में लग गए। ये काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि इस काम के लिए बहुत सारे नए इन्वेंशन की ज़रूरत थी। फाइनली 10 अगस्त 1969 को SLV लॉन्च किया गया। ये एक 23 मीटर का लंबा रॉकेट था, जिसका वजन लगभग 17 टन था, जिसको टोटल 4 स्टेज से गुजरना था। सुबह के 7:58 पर यह रॉकेट लॉन्च किया गया। पूरा देश अपनी सांस रोककर उसे देख रहा था। 8 साल की मेहनत हवा में सफ़र कर रही थी। पहला स्टेज आसानी से पार हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेज से थोड़ी गड़बड़ शुरू हुई। 317 सेकंड के उड़ान के बाद मेहनत और उम्मीद का पूरा मलबा अपनी चौथी स्टेज को साथ में लेकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर बंगाल के समुद्र में जा गिरा। ये हादसे ने पूरे टीम को अंदर से हिला दिया। पूरे देश के न्यूज़पेपर में कलाम सर और उनकी टीम पर मजाक बनने शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा, रॉकेट तो काफी अच्छा बनाया था, बस स्टार्ट करने का बटन नहीं चला। अमूल बटर वालों ने तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, हमारे देश के रॉकेट को ईंधन की नहीं, हमारे अमूल बटर की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे मजाक रोज रोज सुनाई देते थे, लेकिन लोगों के इन क्रिटिसिज्म को दूर रखकर कलाम सर और उनकी टीम काम करती रही। बहुत सारे छोटे नज़रिए वाले लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे 2 वक्त के खाने की कमी है, वहाँ पे इन स्पेस उड्डानों में खर्चे करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कलाम सर और उनकी टीम का नज़रिया एकदम साफ था। वो जानते थे कि दुनिया के दूसरे देशों के नज़र में नज़र मिलाकर चलना है और जनता को गरीबी से उभारना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलाम सर और उनकी टीम ने अपनी गलतियों से सीखकर फाइनली 18 जुलाई 1980 को इंडिया का फर्स्ट SLV सैटेलाइट रोहिणी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया और हिंदुस्तान दुनिया के 212 देशों में से उन चुनिंदा 4 देशों में शामिल हो गया जिसके पास अपने खुद के देश में बनाई हुई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्निक थी। इस काम के लिए 1981 के रिपब्लिक डे को कलाम सर को पद्म भूषण का खिताब दिया गया। उसके बाद कलाम सर और उनकी टीम के पास डिफेंस के लिए मिसाइल सिस्टम बनाने का काम दिया गया। कलाम सर एक के बाद एक मिसाइल बनाते चले गए। उसमें शामिल थे सरफेस टू सरफेस वार करने वाले पृथ्वी मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल त्रिशूल, सरफेस टू एयर डिफेंस आकाश मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल नाग। ऐसे काफ़ी मिसाइल कलाम सर ने सक्सेसफुली बनाकर दिखा दिया। पूरी दुनिया इंडिया की इस तरक्की को खुली आंखों से देख रही थी। पृथ्वी मिसाइल ने आसपास के देशों को और भी ज़्यादा डरा दिया। वेस्टर्न देशों को तो पहले हैरत हुई, फिर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया कि एक गरीब देश इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। फिर इन वेस्टर्न देशों ने इंडिया पे काफ़ी पाबंदी लगाई कि हम दूसरे देशों से कोई भी टेक्नोलॉजी अपने देश में ना ले सके।
इसमें तबका अमेरिका सबसे आगे था जो पाकिस्तान को अपने वेपन्स बेचता था। लेकिन कलाम सर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अच्छे से जानते थे कि राजनीति में कोई भी किसी का हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमें अगर सबसे आगे निकलना है तो सबसे पहले अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। फिर कलाम सर ने अपना सबसे शक्तिशाली इन्वेंशन सामने रखा, री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम अग्नि रख दिया गया, जो आज तक का हमारे देश का सबसे पावरफुल वेपन है। भारत एक अमन पसंद देश है, लेकिन कलाम सर ये बात अच्छे से समझते थे कि शांति की बात वही कर सकता है जिसके पास बराबरी की शक्ति हो। बिना शक्ति की विनम्रता भी कायरता कहलाती है। 1990 के रिपब्लिक डे को कलाम सर को पद्म विभूषण का खिताब दिया गया। फाइनली 25 जुलाई 2002 को कलाम सर ने भारत के 11वें राष्ट्रपति होने की शपथ ली। लेसन नंबर 3, ऑलवेज बी हम्बल, विंग्स ऑफ फायर। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा एक बात नोटिस की है कि कलाम सर बचपन से ही काफ़ी हम्बल इंसान थे, जो हमेशा सबसे मिलजुल कर रहते थे। इतने बुद्धिमान होने के बावजूद वो अपने जूनियर्स और हर किसी से जो भी हो सके वो सीखते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। जब वो रिटायर्ड हुए तो सिर्फ उनके पास एक सूटकेस और 2 जोड़ी कपड़े थे। देश की सेवा करते करते वो अपना परिवार बनाना भी भूल गए थे। इस देश को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इंसान से ऐसी हजारों बातें हैं जो हम सब सीख सकते हैं। इनका जीवन हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन से हार चुके हैं। मैं नहीं जानता कि इस छोटे से वीडियो में मैं शायद उनकी 1% भी बातें शेयर कर पाया हूँ। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि हर इंसान को, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को, ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो आपको मुश्किल दिनों से बाहर निकालने की ताकत देगी। अगर आपको ये वीडियो और इसकी बातें पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।